नमस्कार दोस्तों। स्वागत है इंजीनियर वाईफाई यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था सेप्टेम्बर 10 में, तो उस टाइम मेरा एक दोस्त राम ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि आपने डीआरडीओ सेप्टम में कैसे एक तरह से सिलेक्शन पाया। कि तो उस समय हम क्या था कि जस्ट ही हम हमारा जो CBT 2 का रिजल्ट आया था। कुछ ही दिन मेरा दोस्त ने बोला था कि एक इंटरव्यू दीजिए दीजिए, ताकि आप बच्चों को या जो भी स्टूडेंट आने वाले जो सेप्टेम्बर 11 में होंगे उनके लिए अच्छा रहेगा स्टेटरी। उसके बाद एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा, स्टेटरी पता चलेगा कि आपने कैसे एक बार में उसको अटैम्प्ट किया और अपना अपना सिलेक्शन पाया। तो हमने जैसे ही पास किया था CBT 2, तो 10 डेज बाद ही हमने एक दोस्त ने इंटरव्यू लिया था। तो उस समय हमें क्या था, हर चीज़ें काफ़ी याद थी। हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप सेप्टेम्बर 1 और सेप्टेम्बर 2 के लिए इस इंटरव्यू में हमने बताया है। तो हमने ये भी इस इंटरव्यू में बताया है कि मैथ की तैयारी कैसे करें, साइंस की कैसे करें, साथ ही साथ इंग्लिश जो हमें डर लगता था उसका तैयारी कैसे किया और हमने 99% से अबव स्कोर किया। साथ ही साथ हमने टेक्निकल की तैयारी कैसे की और दोनों को कैसे मैनेज किया, ये सब को हम एक तरह से बेहतरीन ढंग से मैनेज करते हुए एक अच्छा स्कोर गेन किया और हमने सेप्टेम्बर 10 में सिलेक्शन पाया। तो उसके बारे में आपको पूरा गाइड करेंगे। जो अभी सेप्टेम्बर 11 की जो फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसको जो सेप्टेम्बर 11 की आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा ये एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है, आप ज़रूर देखिए। आपको एक तरह से अलग तरह की जो एनर्जी है, मोटिवेशन मिलेगी। कैसे हम स्ट्रगल कर कर कितने सारे एग्ज़ाम देकर हमने एक तरह से एग्ज़ाम को क्रैक किया। उससे पहले और भी हमने एग्ज़ाम को क्रैक किया था, तो तब हमारा सिलेक्शन STB के पोस्ट पर हुआ था। उसके बाद भी हम अभी माना नहीं, अभी हम रेलवे JEE दिए हैं तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपको इससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि कभी भी हमें स्टॉप नहीं होनी है और कभी हतोत्साहित नहीं होनी है। जो हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम काफ़ी हतोत्साहित हुए थे, लेकिन हमने कभी छोड़ा नहीं, लगा रहा, कई सारे एग्ज़ाम दिया। हम फेल होते गए, लेकिन लास्टली हमारा रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट हुआ ग्रुप डी में हुआ, उसके बाद मेरा STB DRDO में हुआ और काफ़ी सारे रिजल्ट हो रहे थे, लेकिन उस समय हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जब एक बार आपको खाता खुल जाता है तो आपको रिजल्ट की लाइन लग जाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही बताने वाले हैं कि कैसे एक तरह से रिजल्ट का खाता खोले। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। कितना गहराई तक पढ़े कि रिजल्ट हो। ठीक तो ठीक। उसमें नर्वस होता है, हम भी बहुत नर्वस हुए थे, डाइवर्ट भी हुए थे। लगा था कि वही अच्छा, जहाँ एक रिजल्ट हुआ, तो एक रिजल्ट हुआ तो पूरा खाता खुल जाता, रिजल्ट होगा यानी कंटिन्यू होते रिजल्ट के हुए। भरमार लग जाती है। हाँ, मेन लिमिटेड पहुँचते पहुँचते 1-2 नंबर से हमेशा रिजल्ट नहीं होता है मेरा। जय हिंद साथियों। साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों, आज जो हमारे बीच है, इनका सिलेक्शन डीआरडीओ में हुआ है। यानी कि दोस्तों, अभी जो सेप्टेम्बर 10 का रिक्रूटमेंट आई थी उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये मैकेनिकल गुरु मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और ये डिप्लोमा किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसी का हम एक्सक्लूसिव यहाँ पे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आप लोग को वीडियो पूरा देखना है और कोई भी तरह की आपको क्वेरी रहती है आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, इनका भी एक चैनल है जिसका नाम है इंजीनियर्स वाईफाई। आपको नीचे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। आप वहां पर जैसे ही रेड कलर का बटन होगा उसको आपको जो है व्हाइट करना है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं इनका और आपको बताते हैं कि ये किस तरह की प्रिपरेशन करे थे और किस तरह की प्रिपरेशन करना चाहिए सभी लोगों को, कि जो है आप लोग को एक ही बार में सफलता प्राप्त हो। तो चलिए, इनके स्ट्रगल और इसके जो भी एग्जाम दिए थे, पैटर्न और क्या रहने वाली है, इस सब के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले ललन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल यूट्यूब पे। धन्यवाद। सबसे पहले ललन जी, आप बताइए कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रमन कुमार, मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल पटना 7 से किया हूँ। मेरा सेशन 2016-19 था। 19 के बाद मैंने अभी तक बहुत सारा एग्ज़ाम दिया, बहुत सारा स्ट्रगल हुई। बीच में कोरोना काल भी आया तो वहाँ वैकेंसी भी कम आ रही थी, जिसके कारण फिर भी प्रिपरेशन करता रहा। उसके बाद बीच में एग्ज़ाम देता रहा, बहुत में फेल हुआ। उसके बाद
एक दो नया रिजल्ट हुआ, उसके बाद इसमें भी स्किल टेस्ट दिए, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। एनएमडीसी में भी हुआ था। देखिए ललन जी, आप ये बताइए कि आप अभी तक में जो स्ट्रगल किए हैं इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि एग्जाम का। तो आपने अभी तक में कितना एग्जाम को क्रैक किया है, कितना एग्जाम दिए हैं और कितना एग्जाम लगा कि आपसे हो जाएगा? एग्जाम तो अबाउटली 30 दिए होंगे। अच्छा। उसमें तीन एग्जाम क्रैक हुआ। 3 एग्जाम लग रहा था कि आपसे निकल जाएगा? हाँ, वो निकला ही। अच्छा, 3 एग्जाम निकला है। चलिए ठीक। तो कहीं न कहीं आप जाके स्किल टेस्ट में या कहीं न कहीं इंटरव्यू में जाके मतलब कि हो जाते थे। वो तो एक लाइफ का पहलू है जो कि आपको हर एक आदमी को जीना पड़े। आप बताइए कि अब जो डीआरडीओ में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका कैसा फीलिंग लग रहा है? फीलिंग तो थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है कि थोड़ा टेंशन थोड़ा रिलैक्स हुए कि चलो अब डीआरडीओ में हो गया तो थोड़ा पढ़ने का थोड़ा सा टेंशन कमा है। अच्छा। तो जब मतलब आप डीआरडीओ का तैयारी कर रहे थे तो आपको कैसा प्रिपरेशन एसजी बनाए थे कि आपका सिलेक्शन वन टाइम एक ही बार हो गया आपका? हाँ, जब डीआरडीओ से पहले रेलवे में लगे हुए थे। रेलवे में चूंकि ननटेक में एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, ननटेक में थोड़ा फेलियर ज्यादा हो रहे थे तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए थे। ठीक। उसके बाद डिमोटिवेट होने के कारण थोड़ा सोचे कि चलो थोड़ा ननटेक पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि रेलवे भी है तो इसमें भी बहुत सारा वैकेंसी है। तो रेलवे को भी मतलब आपने दिया एग्जाम? रेलवे का भी इनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है। इनके लिए भी एक बार और आप लोग बहुत बहुत बधाई इनको। आप जो है इनका एक ही साथ डीआरडीओ में भी सिलेक्शन आया तो इनको डबल पता कहा जाए इसको ऑफर। तो वही चूंकि डीआरडीओ थी, ग्रुप डी का एग्जाम था तो उसी के प्रिपरेशन में लगे थे। अच्छा, उसी के दौरान आपने ननटेक की प्रिपरेशन कर ली? हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वही चूंकि ग्रुप डी को हम नजरअंदाज नहीं किए, चलो छोटा ही सही लेकिन एग्जाम तो देते हैं, निकल तो जाएगा तो तो कम से कम निकल जाए। अच्छा। तो उसी के लेकर तैयारी ग्रुप डी के किए तो ननटेक मेरा अच्छा हो गया। ननटेक का प्रिपरेशन आपने वहां से कंप्लीट कर दिया? हाँ, वहाँ से लगभग 70 से 75% कंप्लीट वहाँ हो गया। और डीआरडीओ का भी एक जो पैटर्न है सेप्टेम्बर 10 का, इसमें है कि सबसे पहले आपका टेक्निकल बंदा का एक ही पॉइंट पे गड़बड़ी होता है कि उनका ननटेक बहुत कमजोर होता है। और हमारे ललन जी जो है ये क्या किए हैं कि ननटेक पोर्शन को ही अपना स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं तो इनका जो है सीबीटी 1 जो है क्रैक हो गया है, टियर 1 इन्होंने क्रैक कर लिया है। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने जब तैयारी की थी तो आपको कैसा लग रहा था कि डीआरडीओ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? वो जो टायर 1 था उसी में इंग्लिश से डर लग रहा था। अच्छा, इंग्लिश से तो सबको डर लग रहा है। उसमें क्योंकि ग्रुप डी की हम तैयारी किए थे तो मेरा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सही हो गया था। उसके लिए ग्रुप डी के लिए हमने मैथ, रीजनिंग अच्छी तरह से सेट पूरा प्रैक्टिस किए। सेट प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, सेट प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। और हमारे ललन जी जो है सेट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किए हैं। और ग्रुप डिस्कशन, बहुत आदमी ग्रुप डिस्कशन से भागते हैं। ग्रुप डिस्कशन आप लोग को करना चाहिए क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से आप जो है अपना स्कोर को पता करते हैं, अपने लेवल को पता करते हैं कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं। तो वही सेट प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन हम लोग हमेशा करते रहते थे। अच्छा। उसके साथ ही साथ और भी जैसे जीएस का में बायोलॉजी और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, यानी कि जनरल साइंस से थोड़ा क्वेश्चन आ गया था ज्यादा। हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा कम आया था लेकिन ये तीनों पर फोकस समान रूप से करना चाहिए। करना चाहिए और किए। उसके बाद वही अपना डीआरडीओ टायर 1 आया तो इंग्लिश की थोड़ा प्रिपरेशन किए। एमटीएस का जो सेट आता है वो भी हम लोग पूरा अटेंड किए, उसका सेट प्रीवियस ईयर। अच्छा, तो डीआरडीओ का जो पैटर्न है एग्जाम का सीबीटी 1 का, इसमें कितना कटअप गई थी और कितना % आप अचीव किए थे? इसमें मेरा जो ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी का टायर 1 का जो कटअप गया था 96 गया था। अच्छा, 96 गया था। बहुत हाईएस्ट हो गया था। हाँ, थोड़ा ज्यादा गया था उसमें। लेकिन आपने 99% अचीव किया। एक बार और तालियां। कटअप से जब भी दोस्तों ध्यान रखिए, कटअप से आपको हमेशा 2 से 4 नंबर नहीं, कम से कम 5-6 नंबर आपका ज्यादा होना चाहिए। आप अपना सिलेक्शन के लिए सिक्योर रहिए। और हमारे ललन जी देखिए 3% जो है यहाँ पे कटअप से आगे निकल गए हैं। वही टायर 1 होने के बाद टायर 2 के लिए तो ज्यादा टाइम दिया नहीं। डीआरडीओ का बहुत स्पीड सुपरसोनिक जैसा था। उसके बाद मिसाइल ही समझिए तो है। उसके बाद
हम लोग का टेक्निकल छोड़े नहीं थे, टेक्निकल का रिवीजिंग करते ही रहते थे, इसीलिए टेक्निकल प्लस ननटेक टेक्निकल वालों को करना बहुत जरूरी है, तभी कहीं अच्छा रिजल्ट होगा। कहीं न कहीं आपका जो है यहाँ पे डीआरडीओ में सिलेक्शन अगर जिन भी कैंडिडेट को लेना है वो जो है नॉनटेक का प्रिपरेशन करते रहिए और साथ ही साथ टेक्निकल का भी प्रिपरेशन करिए, तो ही आप यहाँ पे जो है क्रैक कर सकते हैं। अब ये बताइए कि सीबीटी 2 में आपको टाइम तो कम मिला है, तो उस दौरान आपने क्या क्या प्रिपरेशन की थी, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी? टायर 2 में चूंकि टाइम कम था और उतना ही टाइम में कवर करना था, तो उसके लिए हमने पहले से तो बेसिक हमको तो सब पता था। तो सबसे पहला जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, बेसिक सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए। जो कम परसेंट का मतलब कि होता है, वेटेज का ज्यादा वेटेज कराता है, उनको आप पहले क्लियर कर लीजिए, ये सबसे बड़ा मायने रखता है यहाँ पे। तो बेसिक में बेसिक कंसेप्ट सब पता है। उसके बाद हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें कम से कम आर.एस. कुर्मी का एक बुक आता है। अच्छा, सबसे बेस्ट बुक रहती है। वो तो मैंने बेसिक बुक है, वो क्लियर तो होना ही चाहिए। उसके बाद मेडी जी का बुक आता है 44 MCQ। अच्छा, 44 MCQ। उसको हमने 14 दिन हमें टाइम मिला था, उसमें हमको उसको 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। यानी कि यहाँ पे बेस्ट प्रिपरेशन बुक जो है आर.एस. कुर्मी को कहा जा रहा है, और आप जो है यहाँ पे मेडेजी का 4400 MCQ आपको लगा लेना है। ये डीआरडीओ के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सीबीटी 2 के लिए रहेगा। उससे पॉजिटिव पॉइंट ये था कि कैड कैम और सीएनसी का क्वेश्चन उससे ला रहा था, और उससे एक अच्छा कंसेप्ट भी और बेहतर हो जाता है। अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। अच्छा ललन जी, ये बताइए कि डीआरडीओ का सीबीटी 2 का पैटर्न क्या था? सीबीटी 2 का पैटर्न ये था कि उसमें लगभग तो वो डिसाइड रहता है कि 100 नंबर का पूरा टेक्निकल ही रहता है, लेकिन वहाँ एग्जाम जब हम दिए थे तो वहाँ 18 से 20 मार्क मैथ का क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, मैथ का भी क्वेश्चन सीबीटी 2 में आ रही है, इसलिए आप लोग जनरल मैथ को छोड़ के थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ जो है अभी जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें इंजीनियरिंग मैथ यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है। इंजीनियरिंग मैथ में आया था 11-12 से। 11-12 से भी क्वेश्चन आया था। और वही अपना टायर 2, तो टायर 2 में हमने और भी जैसे अलग सोर्सेज जैसे टेक्स्ट बुक पर भी सेट अटेंड किया था। अच्छा देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन का माध्यम है टेक्स्ट बुक, और जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे वो टेक्स्ट बुक पे जरूर यहाँ पे परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। टेक्स्ट बुक आता है 20 मार्क का आता है, 20 क्वेश्चन का आता है, 50 मार्क के क्वेश्चन का आता है, 100 क्वेश्चन का आता है, तो वो सेट सब अटेंड करिए डिटेल से अटेंड करना। ठीक, तो आप ललन जी ये बताइए कि आपका ब्रांच मैकेनिकल है, मैकेनिकल से आपको कैसा लग रहा था कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगी? मैकेनिकल से प्रीवियस 2018 का जब हम क्वेश्चन देखे थे तो उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल का ज्यादा मतलब लगा कि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है, तो हमने न्यूमेरिकल का ज्यादा प्रिपरेशन इसीलिए थोड़ा मेडजी भी अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अच्छा, मेडजी एक तरह से बेहतर लेवल का बुक होता है, उसमें IAS CAS गेट सबका क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए, तो तैयारी पूरी थी, यानी कि मेडजी आपका रामबाण की तरह काम किया है। मेडजी से क्वेश्चन ऐसा था जो हम अगर नहीं पढ़ के जाते तो शायद वहां नहीं अटेंड कर पाते। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, मेडीजी जो है स्पेशल बुक कहा जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अगर आप डीआरडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर आप इस बुक को फॉलो कीजिए। अब दोस्त आप यह बताइए कि ललन जी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपने वेटेज रखा था और जनरल इंजीनियरिंग का भी जो वेटेज रखा था, उस वेटेज में आपको क्या लग रहा था कि मतलब सीबीटी 2 हो जाएगा? प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने जैसे हम ये सोच रहे थे कि अगर हर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए, हर टॉपिक के लगभग 80 से 90% कंटेंट पढ़ लिया जाए, तो क्यों नहीं होगा। इसलिए हमने हर टॉपिक, यानी कि आप विश्वास रखें कि हर एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाए, अपना तरफ से ओके रहना चाहिए और आप आगे बढ़ जाए। वही काम भी दिया, हमने कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक को भी नहीं छोड़ा। अच्छा, CNC से लेके कैड कैम वो सब हमने कवर किया। अच्छा, यानी कि आपने जो लगता है कि पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन पर भी ध्यान रखें। तो उससे भी क्वेश्चन लड़े थे। अच्छा, तो ललन जी आप ये बताइए कि सीबीटी 2 में आपने कितना स्कोर किया है? सीबीटी 2 में उसका जो मेरा 97 स्कोर था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 प्लस जा रहा है। आप लोग भी प्रिपरेशन इस तरह कीजिए कि आप लोग का भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा डीआरडीओ में, और अगला बार जो सितंबर 11 आएगा तो आप लोग डीआरडीओ के लिए ही रेडी रहिए। उसमें जो मेरा ओबीसी का कैटेगरी से कटअप जो गया था 89 गया था। 89 देखिए कटअप से कितना आगे चल रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो अब ये बताइए ललन जी
कि जब मतलब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय कभी कभी हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आदमी को, यार मेरा एग्जाम रिजल्ट नहीं हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारे जो आपके जूनियर भी है, जो सीनियर भी है, बहुत सारे जूनियर पहले लेके चल जाते हैं, बहुत सारे जूनियर मतलब बहुत सारे सीनियर पीछे रह जाते हैं। तो इसके दौरान में आपको क्या लगा, कोई डिमोटिवेशन भी लगा, कोई मोटिवेशन भी लगा, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, बहुत सारा एग्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि रिजल्ट नहीं हो पाता है, दूर दूर तक कटअप में आते ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि लग रहा है कि टेक्निकल बेकार ही किए थे, लग रहा है कि टेक्निकल पता नहीं अब कितना गहराई तक पढ़े कि रिजल्ट हो। तो उसमें नर्वस होता है, हम भी बहुत नर्वस हुए थे, डाइवर्ट भी हुए थे, लग रहा था कि हमसे रिजल्ट नहीं होगा टेक्निकल में, कुछ और फील्ड कुछ और सोचे। तो होता है, लेकिन फिर भी डाइवर्ट नहीं होना है, थोड़ा संघर्ष करते रहना है, इतना उम्मीद रखना है कि अगर कंटिन्यू लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन होना ही है, रिजल्ट होगा ही। अच्छा, जहाँ एक रिजल्ट हुआ तो पूरा खाता खुल जाता है, रिजल्ट होगा कंटिन्यू, रिजल्ट के भरमार लग जाता है। हाँ, मेरा रिजल्ट नहीं होता था। एक NMDC बंगलौर हम देने गए, ऐसे तो 4 एग्जाम दिए हैं बंगलौर में, लेकिन एक लास्ट NMDC देकर आए, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ, उसके बाद सब में रिजल्ट होते गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियरिटी कर लीजिए आप लोग कि आप लोग एक में रिजल्ट लीजिएगा, आपको 4 रिजल्ट मिलेगा, तो आप सोच लीजिए कि किस पे आपको चाहिए, कौन चाहिए आपको, ये सोच लीजिए थोड़ा सा। वही जो होता है ना, तैयारी का एक सेचुरेशन लिमिट होता है। अच्छा। अगर आप उसको क्रॉस कर गए तो आपको फिर रिजल्ट वहां से होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है कि हम लोग सेचुरेशन लिमिट तक पहुंचते पहुंचते 1-2 नंबर से हमेशा रिजल्ट नहीं होता है। मेरा भी इसी एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, 1-2 नंबर से जो मिस हो रहा है वो समझिए किस्मत के भरोसे है। अगर आप अभी भी 5 नंबर या 10 नंबर से मिस हो रहे तो आप लोग को मतलब पिक पॉइंट पे है, बूस्टअप करने का जरूरत है बस। तो वही होता है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ये सोचना है कि सबको हो रहा है, होता भी है, जो लगे है कंटिन्यूटी बनाए रखा है, सब चीज राइटिंग नोट है, जो भी है कंटेंट पढ़ रहा है कंटिन्यू से, तो नहीं होना ही है, भले थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा। यानी ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ इस पॉइंट को कि आपका भी सिलेक्शन होगा, आप लोग भी इत्मीनान से लग जाइए और ईमानदारी के साथ लगिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपका जो जूनियर अभी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपका जो चहेते यार जो है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की अब तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, अब अपने कुछ छाप छोड़ के जाइए, अमिट छाप छोड़ के जाइए, जो कि आपके जो भी जूनियर सब है उनको एक मोटिवेशन मिले कि आगे वो प्रॉपर ढंग से निकल सके। हाँ, हमारे जो भी फ्रेंड है अभी जो स्ट्रगल में लगे हुए हैं, उनके लिए हमारी तरफ से है कि बस कंटिन्यूटी बनाए रखे पढ़ाई में। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप कंटिन्यूटी खोएंगे तो आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे। कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में, उसके बाद साथ ही साथ आप जो भी कंटेंट पढ़े हैं उस चीज़ों को रिवाइजिंग बार बार कीजिए। उसके साथ ही साथ मान लिए कि आप सेट जरूर लगाइए, अगर ननटेक है तो ननटेक में आप सेट लगाइए, रेलवे का भी सेट लगाइए, रेलवे का भी मैथ रीजनिंग GS तो सब कॉमन ही होता है। हाँ, तो वो हमेशा सेट लगाते रहिए। उसके साथ ही साथ और बस हिम्मत मत हारिए, बस ये सोचिए कि सबका हुआ है, मेरा भी होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटिवेशन सबसे बड़ा मायने रखता है। दुनिया हर एक मोटिवेशन के पीछे एक मोटिवेशन है, मेरा भी कहीं ना कहीं होगा, ये मोटिवेशन के साथ आप पढ़िए, आपका भी होगा। बस परिश्रम के साथ प्रयत्न करते रहिए, बस सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। चलिए, गुड लक, धन्यवाद।